Hello, Bacho. How are you? I hope you all are fine. So today we will start one of the new chapter of pharmaceutical technology, introduction of pharmaceutics. That is a simply a introduction of dosage form. जैसा कि तुम सब लोगों ने सुना होगा, फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली हम किससे डील करते हैं, तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है दैट इज कंसर्न विद द डोजेस फॉर्म, कि हमारे पास कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं। तो अगर हम किसी डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों जानने के लिए कि किसी भी डोजेस फॉर्म में क्या चीजें होती हैं। तो जब कभी भी आप किसी डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म हैव टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। किसी भी कोई भी डोजेस फॉर्म है, जैसा तुमने सुना है टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सायरप हो, इमल्शन हो, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हो, आई ड्रॉप हो, ईयर ड्रॉप हो, किसी भी टाइप की कोई फॉर्मुलेशन है। जब आप किसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिलती है। एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, इफ यू टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, तो किसी भी फॉर्मुलेशंस में आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिलती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो होता है बेटा एपीआई, जिसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज एपीआई, जिसको आप कहोगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जो सेकंड चीज होती है वो सेकंड चीज होती है हमारे पास दैट इज एक्सिपिएंट। तो यहाँ पर हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली जो चीज है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एपीआई, दिस इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो सबसे पहली चीज है यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एपीआई का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दिस इज कॉल्ड एपीआई। तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? वो कंपाउंड जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू होती है, जिसका क्लिनिकल इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं एपीआई। जैसे एक टैबलेट है आपके पास, तो उस सपोज मान लेते हैं एंटीपायरेटिक टैबलेट है। एंटीपायरेटिक टैबलेट कौन से टैबलेट? दैट जैसे एग्जांपल के लिए पैरासिटामोल। तो जो पैरासिटामोल है वो एपीआई है। उसके अलावा उसके अंदर जितने भी बाइलमेंट, डिसइंटीग्रेटर, एंटी एडेरेंट, ये जितनी भी चीजें डली हुई हैं ये कहलाती हैं एक्सिपिएंट। तो हमेशा याद रखना, एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ थिंग। फर्स्ट वन इज एपीआई एंड सेकेंड वन इज एक्सिपिएंट, ठीक है। तो एक तो होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। एपीआई वो होता है जिसके पास क्लिनिकल इफेक्ट होना चाहिए, थेरापेटिक इफेक्ट होना चाहिए। और एक्सिपिएंट की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सिपिएंट हमेशा कैसे होने चाहिए बेटा? इनर्ट होने चाहिए। दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टू द एपीआई, एपीआई के साथ वो कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए जिससे कि एपीआई की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो। तो एक्सिपिएंट की अगर आप कोई भी बात करें कि डोजेस फॉर्म में जो एक्सिपिएंट है वो जनरली कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि वो नॉन रिएक्टिव काइंड ऑफ होना चाहिए फॉर एपीआई। और जब हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात की है, जो एपीआई है, ये एपीआई कैसा होना चाहिए? तो एपीआई जो है ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। दिस इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, क्लिनिकल है ना, थेरापेटिक एफिकेसी वाला होना चाहिए। तो दीज आर द सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट कि जब कभी भी किसी डोजेस फॉर्म की आप बात करोगे तो आपको हमेशा दो चीजों पे ध्यान देना होता है। एक होता है एपीआई और एक होता है आपके पास एक्सिपिएंट। तो एपीआई क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, किस टाइप की मोड ऑफ एक्शन देंगे, ये सारी की सारी चीज बेटा आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो। कौन कौन सी ड्रग है, उसका डोज कितना है। फाइनली जब आपको उस ड्रग के बारे में पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह आप कहाँ पर पढ़ते हैं? तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि वो जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशंस क्या है। ये सारी चीजें आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, फार्माकोलॉजी में पढ़ लेते हो। अब बात आती है कि आपको उसकी ड्रग डिजाइन करनी है, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ क्या ऐड करना पड़ेगा? एक्सीपिएंट। तो फार्मास्यूटिक्स पढ़ते समय हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि ड्रग के बारे में तो आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया, यहाँ पर डोजेस फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना होता है? एक्सिपिएंट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू स्टडीड एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, जब कभी भी आप किसी भी टाइप के डोजेस फॉर्म को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके एक्सिपिएंट को समझना। क्योंकि हमारे कंसर्न में इन विद रिस्पेक्ट टू द फार्मास्यूटिक्स क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए? एक्सिपिएंट इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सपोज मान लो अगर आप टैबलेट पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टैबलेट में कौन कौन से एक्सिपिएंट होते हैं। सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो सॉल्यूशन के एक्सिपिएंट क्या है, सायरप पढ़ रहे हो तो सायरप के एक्सिपिएंट्स क्या है।
तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न होता है, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एक्सिपिएंट। तो एक्सिपिएंट पे हमको काफी हद तक फोकस देना होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा हम, कि अगर हमें डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करना है तो बहुत से तरीके हो सकते हैं डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करने के। तो यहाँ पर कुछ तरीकों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास दो टाइप के तरीकों को हमने बेसिकली यहाँ पर फोकस किया है। पहला जो तरीका है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो दो तरीके से आप किसी भी डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है आपके पास, दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी कर सकते हो, और दूसरा आप फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो रूट आपको पता ही है कि कौन कौन से रूट होते हैं। तो अगर हम बात करें रूट की, तो हमें पता है कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ रूट, जिसमें हमारे पास कौन कौन से रूट हैं। वी हैव अ ओरल रूट। ओरल रूट मतलब जब किसी को भी आप ओरल रूट से दे रहे हैं, वो स्टमक इंटेस्टाइन को होते हुए अगर आपका कोई भी मेडिकामेंट ट्रेवल कर रहा है, दैट इज ओरल। अगर आप कोई इंजेक्टेबल प्रिपरेशन दे रहे हैं जो डायरेक्टली आपके ब्लड में पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरेंटरल। अगर आप डायरेक्टली आंख के थ्रू, आई के थ्रू कोई फॉर्मुलेशंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक। अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप पर्टिकुलरली लोशन है, लिनीमेंट है, जिसको भी आप किसी सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, दे कम्स अंडर द टॉपिकल प्रिपरेशंस। ऐसे ही अगर किसी कैविटी के अंदर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेजाइनल कैविटी या रेक्टल कैविटी, ठीक है ना, या ईयर में आप कोई प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, तो वो जाएगा ओटिक। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन जिनके बारे में आप पढ़ोगे, तो आप इनको मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी देख सकते हो। लेकिन हमारे फार्मास्यूटिक्स में हमारे लिए ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम उसको फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे स्टडी करें। तो फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे अगर हम बात करें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ये कैसे क्लासिफाई किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो हम यहाँ पर स्टेट के बेसिस बात करें तो लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़ा दें तो वो सेमी सॉलिड है, गैसियस है, और कुछ हमारे पास नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी है। तो हमें जो पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, वो यही पढ़ना है कि कितने टाइप के हमारे पास डोजेस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर टाइप के डोजेस फॉर्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड द फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डोजेस फॉर्म। ओके, ओके, तो फिजिकल डोजेस फॉर्म में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, फिजिकल डोजेस फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो डोजेस फॉर्म था दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो वी हैव अ टू काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बायफेजिक डोजेस फॉर्म। अब ये मोनोफेजिक और बायफेजिक क्या है, थोड़ा सा इसका मतलब समझना बेटा। यहाँ पर मोनोफेजिक और बायफेजिक की अगर हम बात करें तो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सपोज हमारे पास एक कोई लिक्विड है, वी हैव वन लिक्विड, ठीक है ना, हमारे पास एक लिक्विड है। अब मैं इस लिक्विड के अंदर दूसरा क्या ऐड कर सकता हूं, तो मैं इस लिक्विड के अंदर, हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर मैं लिक्विड भी ऐड कर सकता हूं और मैं इसके अंदर चाहूं तो मैं सॉलिड भी ऐड कर सकता हूं। बट कंडीशन है, अगर आप इस लिक्विड के अंदर लिक्विड ऐड कर रहे हो तो ये कंप्लीटली कंप्लीटली मिसिबल होना चाहिए। दिस इज कंप्लीटली मिसिबल इफ यू आर एडिंग एनी काइंड ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर अगर आप दूसरा लिक्विड ऐड कर रहे हो तो वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। इफ यू वांट टू टेल इट इज अ मोनोफेजिक। अगर आप उसके अंदर कोई सॉलिड ऐड कर रहे हो तो सॉलिड के लिए कंडीशन होती है कि वो जो सॉलिड है वो उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए, वो कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए। इन दैट केस यू कॉल्ड एज अ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। आप ऐसे डोजेस फॉर्म को मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म कह सकते हैं।
देखिए ना, बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा, किसी भी चीज को मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म कहने के लिए क्या, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक जो पहला फेज है दैट इज अ लिक्विड फेज। अब इस लिक्विड फेज में आप चाहो तो लिक्विड भी ऐड कर सकते हो, इस लिक्विड फेज में चाहो तो आप सॉलिड भी ऐड कर सकते हो। बट कंडीशन है कि इफ यू आर एडिंग लिक्विड, दिस लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल टू दैट पर्टिकुलर लिक्विड। जो भी लिक्विड आप ऐड कर रहे हो वो आपके रिस्पेक्टिव लिक्विड के साथ मिसिबल होना चाहिए, या जो भी सॉलिड आप ऐड कर रहे हो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहां पर हम समझ लेते हैं कि सपोज हमने यहां पर एक बीकर ले लिया है, दिस इज वन ऑफ द बीकर। तो ये हमने एक यहाँ पर बीकर सिलेक्ट कर लिया है, और इस बीकर के अंदर हमारे पास वी हैव अ वन सॉल्वेंट। इस बीकर के अंदर हम सॉल्वेंट भर देते हैं, तो ये यहाँ पर हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया। ओके, तो दिस बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड। अब हम कह रहे हैं कि हम इसके अंदर हम एक दूसरा, हम चाहें तो इसमें हम लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम अगर चाहें तो इसके अंदर हम लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, वी ऑल्सो कैन ऐड लिक्विड, और हम चाहें तो इसके अंदर हम सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज हमने इसके अंदर लिक्विड ऐड किया, आई एम एडिंग लिक्विड। तो हमने यहाँ पर एक लिक्विड ऐड किया, और वो लिक्विड जो हमने यहाँ पर ऐड किया, सपोज यहाँ पर हम एक लिक्विड ऐड कर देते हैं, तो ये हमने लिक्विड ऐड किया और वो लिक्विड जो है वो कंप्लीटली इसके साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ये मिसिबल होना चाहिए। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर सॉलिड ऐड किया, यहाँ पर हम सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ऐड सम सॉलिड। इफ वी आर एडिंग सॉलिड, अगर हम यहाँ पे सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो सॉलिड के लिए कंडीशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी सॉलिड ऐड कर रहा हूँ, सपोज हमने यहाँ पर एक सॉलिड लिया, ये सॉलिड था, दिस इज अ सॉलिड, लेकिन जब ये सॉलिड इसके अंदर गया तो ये सॉलिड जो हुआ धीरे धीरे कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये जो सॉलिड था ये भी डिसॉल्व हो गया है, और ये इसमें फेज में पूरी तरीके से मिक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। लेकिन जब कहीं पर आप बायफेजिक की बात करते हो, तो बायफेजिक के साथ भी आपके साथ सेम कंडीशन होती है कि बायफेजिक डोजेस फॉर्म में आपने क्या किया, यू हैव अ लिक्विड। ठीक है ना, बायफेजिक में भी आपके पास लिक्विड है, और आप इस लिक्विड के अंदर, आपके पास दो कंडीशन है कि आप इस लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है कि आप इस लिक्विड के अंदर सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम इस लिक्विड के अंदर लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं और सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर आप लिक्विड यहाँ पर ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये लिक्विड जो होगा ये इमिसिबल लिक्विड होगा, दिस इज इमिसिबल लिक्विड। यहां पर हमने जो लिक्विड ऐड किया, दिस इज अ इमिसिबल लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है, सपोज यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास लिक्विड ए है, और ये हमारे पास जो है दिस इज अ लिक्विड बी। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये दोनों टाइप के जो लिक्विड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए। सेकंड, हमने यहाँ पर जो सॉलिड ऐड किया है, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, तो मैंने मोनोफेजिक के केस में क्या कहा था कि मोनोफेजिक में भी सॉलिड हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए। यहां पर हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं होगा, यहां पर जो है वो डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स सॉलिड होगा। हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन वो जो सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिस्पर्स होगा। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी कि आपने एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐड किया, और ये जो लिक्विड है ये मिक्स नहीं है, ये इमिसिबल है। इफ इट इज इमिसिबल काइंड ऑफ लिक्विड, नाउ दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन यू कैन कॉल्ड एज इमल्शन। आप इसको इमल्शन कह सकते हो। और अगर आपने उसमें सॉलिड ऐड किया और वो सॉलिड डिसॉल्व नहीं है, वो डिस्पर्स है, तो आप इसको सस्पेंशन कह सकते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, यू कैन कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। तो देयर आर टू काइंड ऑफ प्रिपरेशंस, एक है मोनोफेजिक और एक है बायफेजिक। मोनोफेजिक में मैंने आपको समझाया कि जब आप एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐड करेंगे तो वो पूरी तरीके से मिक्स होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो आपने घरों में देखा होगा रोज वाटर, ठीक है, तो उसके अंदर एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो आपने वाटर के अंदर ऐड किया और वो वोलेटाइल कंपोनेंट पूरी तरीके से उस वाटर में मिक्स है।
So if that volatile component is completely miscible, now in that case this oil and water mixture is comes under the category of monophasic system. लेकिन अगर आपने एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए फिर से मैं यहाँ पे हम बीकर ले लेते हैं. सपोज हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, तो नाउ दिस इज वन ऑफ द बीकर, और अब हम इस बीकर में एक लिक्विड ऐड कर देते हैं. तो सपोज हमने यहाँ पर इसके अंदर एक लिक्विड ऐड कर दिया है. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें दूसरा लिक्विड ऐड कर रहे हैं. अब मैंने यहाँ पर दूसरा लिक्विड ऐड किया, तो मैंने क्या देखा, जो मैंने दूसरा लिक्विड ऐड किया है ये दोनों लिक्विड जो है वो आपस में मिक्सिबल नहीं है. ठीक है ना. यहाँ पर तो वो लिक्विड जो ऐड किया था वो मिक्स हो गया था, यहाँ पर ये लिक्विड इसके साथ मिक्स नहीं है. तो अगर हमने दो इमिसिबल लिक्विड लिए हैं, ठीक है, फिर हम उसको कैसे मिक्स कराएंगे ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. तो अगर हमने ओरिजिनली दो इमिसिबल लिक्विड लिए हुए हैं तो दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन कम्स अंडर द बायोफिजिक, और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है इमल्शन. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड इमल्शन, जहां पर आपने दो इमिसिबल फेज को लिए. अगले कंडीशन में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज वी हैव वन बीकर, हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास सपोज कोई भी एक पहले से एक लिक्विड है. तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक बना देते हैं. ओके, दिस बीकर इज फिल्ड विथ लिक्विड, और इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर हमने कुछ सॉलिड ऐड किए. अब जब हमने सॉलिड ऐड किए तो वो सॉलिड जो है इसमें डिसॉल्व नहीं हुए, वो डिस्पर्स है. वो सॉलिड जो है वो इसके अंदर डिस्पर्स है, ये डिस्पर्स है. यहां पर तो सॉलिड डिसॉल्व हो गया था. अगर डिस्पर्स है तो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड सस्पेंशन. आप इसको सस्पेंशन कह सकते हैं. ठीक है, डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे. बस पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर कर रहे हैं कि कैसे हमने एक को मोनोफिजिक किया और बायोफिजिक किया. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है. अगर मैं सिंपली यहां से क्वेश्चन की बात करूं, मोनोफिजिक से क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि एक मोनोफिजिक सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है. लिक्विड फेज हो सकता है, सॉलिड फेज हो सकता है, दोनों ही फेज हो सकते हैं. तो मोनोफेजिक के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों फेज वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं. बायोफिजिक के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. तो फिर बात आती है कि आपने दो फेज क्यों कहे. तो इमल्शन में दो फेज किस किसके हैं, तो इस इमल्शन के अंदर दो फेज किसके हैं, दोनों फेज लिक्विड के हैं. एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है. क्योंकि यहाँ पर दो इमिसिबल लिक्विड हैं, तो यहाँ पर जो दोनों बायोफेज हैं ये बायोफेज किसके हैं, लिक्विड के हैं. और यहाँ पर जो बायोफेज हैं एक लिक्विड का है और एक सॉलिड का है. तो याद रखना, यहाँ पर अगर आपसे बायोफिजिक सिस्टम की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो बायोफिजिक सिस्टम है वो किस किस का है, तो यहाँ पर एक फेज ये देखने को मिल रहा है आपको और दूसरा फेज ये देखने को मिल रहा है. और ये जो फेज है अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये दो अलग अलग लिक्विड हैं. एक को हम लिक्विड ए बोल दे रहे हैं और एक को हम लिक्विड बी बोल दे रहे हैं. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इमल्शन इज अ विच काइंड ऑफ बायोफिजिक सिस्टम, इट इज अ लिक्विड लिक्विड काइंड ऑफ बायोफिजिक सिस्टम, लिक्विड सॉलिड काइंड ऑफ बायोफिजिक सिस्टम, सॉलिड सॉलिड काइंड ऑफ बायोफिजिक सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड लिक्विड काइंड ऑफ बायोफिजिक सिस्टम है. और ये लिक्विड लिक्विड होने के बाद भी बायोफिजिक क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में इमिसिबल है. यहाँ पर भी लिक्विड लिक्विड था लेकिन फिर भी ये मोनोफेजिक क्यों है, क्योंकि ये मिसिबल है. आपको ये फर्क पता होना चाहिए. तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम इन विच लिक्विड आर इमिसिबल टू ईच अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोफिजिक. लिक्विड लिक्विड सिस्टम इन विच लिक्विड इज मिसिबल, नाउ इट इज कॉल्ड मोनोफेजिक. अगर मैंने दो लिक्विड को ऐड किया, दोनों आपस में मिसिबल हैं, तो आप मोनोफिजिक कह दोगे. दो लिक्विड को ऐड किया लेकिन इमिसिबल है, तो आप उसको बायोफिजिक बोलोगे. नाम क्या हो जाएगा, इमल्शन. अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर भी आपके पास दो फेज हैं. एक आपके पास ये वाला फेज है और दूसरा आपके पास यहाँ पर ये जो आपने सॉलिड ऐड किया ये फेज है. तो यहाँ पर भी आपके पास दो फेज हैं. एक जो है वो है लिक्विड फेज है और दूसरा जो फेज है आपके पास वो कैसा फेज है, दिस इज अ सॉलिड फेज. तो एक सस्पेंशन के अंदर जो बायोफिजिक बोलने की बात है वहां पे दो फेज है, एक लिक्विड है और सॉलिड है.
तो बायोफेजिक सिस्टम इज आर ऑफ टू टाइप, लिक्विड लिक्विड बायोफेजिक एंड लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल होता है इमल्शन, और लिक्विड सॉलिड बायोफेजिक का एग्जांपल क्या है, सस्पेंशन। तो अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। अगर आपसे कोई बोले कि एक सिस्टम है लिक्विड सॉलिड सिस्टम है इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स्ड, अगर सॉलिड को डिस्पर्स बोल रहा है, सॉलिड को डिस्पर्स बोल रहा है तो वो बायोफेजिक होगा। और अगर वो कह रहा है कि जो सॉलिड है वो डिसॉल्व है तो वो मोनोफेजिक होगा। ठीक है ना, डिसॉल्व हो गया तो वो सॉल्यूशन है, डिस्पर्स हो गया तो वो सस्पेंशन है। अगर मिक्स हो गया, ठीक है, कोई भी लिक्विड लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो गए तो इट इज जस्ट लाइक अ एरोमेटिक वाटर, और अगर वो मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल है, तो इट इज जस्ट लाइक अ आपका इमल्शन होगा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको याद रखना है इन कंसर्न टू द मोनोफेजिक फॉर्म एंड इन कंसर्न टू द बायोफेजिक डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे यहाँ से सिंपली जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया बेटा, कि जनरली आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के लिए, कि आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, सही या गलत स्टेटमेंट आपको देखना है। तो अगर आपसे बोले कि व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, लिक्विड लिक्विड आर लिक्विड लिक्विड मिसिबल सिस्टम है, लिक्विड सॉलिड है, इन विच सॉलिड आर डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड है, दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई स्टेटमेंट सही नहीं, तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट सही है। ऐसे बायोफिजिक के लिए कहें तो लिक्विड लिक्विड है बट दिस इज अ इमिसिबल काइंड ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉलिड है बट सॉलिड आर डिस्पर्स, तो इसके लिए ये दो स्टेटमेंट सही है, और मोनोफिजिक के लिए जो मैंने कहा था वो स्टेटमेंट सही है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। So we will move to the next one. Just a minute. ओके, तो हम ये सारे पॉइंट तो देख चुके हैं हम। ओके, we will move to the next, जिसमें हम सबसे पहले हम अब मोनोफेजिक की बात करेंगे। तो these are some monophasic dosage form। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मोनोफेजिक। ठीक है, तो these are some monophasic liquid dosage form, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, बहुत सारे डोजेस फॉर्म आप इंटरनल पर्पस में यूज करते हैं, या तो ओरल रूट से दे रहे हैं या डायरेक्ट इंजेक्टेबल रूट से दे रहे हैं, है ना, इंटरनली आप दे रहे हैं। कुछ को जो एप्लीकेशन है, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास सॉल्यूशन है, तो याद रखना बेटा सॉल्यूशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में यूज हो सकता है। जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन आता है, वो हम एंटीसेप्टिक की तरह बहुत सारी चीजों को वॉश करने में यूज कर रहे हैं, तो इट इज एन एक्सटर्नल। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो दोनों हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर हम बात करें तो जो तुम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशंस देखते हो वो इट इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत है, लेकिन मेजरली जितने भी एग्जांपल आप देखोगे वो आपको इंटरनल मिलेंगे। ऐसे ही हम एरोमेटिक वाटर की बात कर सकते हैं। एरोमेटिक वाटर भी आप मोस्ट कॉमनली यहाँ पर आपको इसके बहुत सारे एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बहुत सारी प्रिपरेशंस में ये दिया जाता है। इसके अलावा रोज वाटर की अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन दिया है ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट को करके दिया हुआ है आपको, कि आप इंटरनली कौन कौन से यूज करते हैं, मेजरली और एक्सटर्नली। बाकी इसको आपको कोई बहुत ज्यादा बेसिस बना के नहीं चलना है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली जो होता है उसके बेसिस पे हम इसको कह देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बस आपको एक बार याद रखना है कौन कौन सी होती है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन है दैट इज लिंक्टस। थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के केस में हम स्पेशली दिस मेडिकेटेड प्रिपरेशन को यूज करते हैं। दिस इज नॉट स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दिस इज अ टिंचर। ठीक है, आयोडीन टिंचर होता है, मदर टिंचर्स होते हैं, जिंजर टिंचर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी जगह इनका यूज करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज करते हैं। सायरप है, मोस्ट कॉमनली आपको पता होगा एलिक्सर है। ऐसे यहाँ पर हम इनहेलेशन फॉर्म में भी बहुत सारी चीजों को देते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन में लोशन यूज कर रहे हो, लिनीमेंट यूज कर रहे हो, थ्रोट इन्फेक्शन में हम गार्गल यूज कर रहे हैं, आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं, ईयर ड्रॉप यूज कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, सम थ्रोट पेंट्स भी यूज कर रहे हैं।
तो ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल थे, है ना। इसको एकदम थंब रूल बना के आपको याद नहीं करना है, बस अभी तो आप इंटरनल एक्सटर्नल इसको आप इसको अवॉइड करके भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि दीज आर सम मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, ठीक है ना। यू जस्ट सिंपली रिमेंबर दीज आर सम योर मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। वन बाय वन करके समझते हैं बेटा। सबसे पहली चीज को हम समझना स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जो भी चीजें मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इसको इंटरनल एक्सटर्नल की जगह आप चाहो तो आप बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, डोजेस फॉर्म है और उनके हमने कुछ एग्जांपल लिए जिसमें हमको सबसे पहले आज सॉल्यूशन की बात करनी है। तो सिंपली पहले मैं कुछ डेफिनेशंस को बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके डिटेल पे आता हूँ। तो मैंने पहले ही बोला था बेटा कि मोनोफेजिक जब आप बना रहे हो तो कोई भी चीज जो है उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। तो वन और मोर केमिकल सब्सटेंस, एक से या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस अगर डिसॉल्व फॉर्म में किसी लिक्विड में प्रेजेंट है तो आप उसको सिंपली सॉल्यूशन कह सकते हो। इफ इट इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व फॉर्म यू कैन कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन, आप उसको सॉल्यूशन कह सकते हो। एरोमेटिक वाटर में सिंपली कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस है, कोई एरोमेटिक ऑयल है, इफ इट इज मिक्स्ड अलोंग विथ वाटर, एरोमेटिक सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर मिक्स्ड है, प्रेजेंट है, यू कैन कॉल्ड इज एरोमेटिक वाटर। लिंटस मैंने बताया था बेटा, थ्रोट इन्फेक्शन है, अगर आपको स्पेशली थ्रोट की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई मेडिकामेंट प्रिपरेशन जो है वो इज अ काइंड ऑफ सायरप ऑनली, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ सायरप जो स्पेसिफिक थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है। टिंचर की यदि हम बात कर रहे हैं तो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, हर एक चीज को हम अभी वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया है किसी लिक्विड के अंदर तो दैट एक्सट्रैक्टेड मटेरियल इज कॉल्ड एज टिंचर। सायरप की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, यू विल मेक इट एज अ टिंचर। सायरप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सायरप इज व्हाट, इट इज अ सिंपल एक्वस सॉल्यूशन। एलिक्सर की यदि हम बात कर रहे हैं तो एलिक्सर इज अ स्वीट हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज अ हाइड्रोअल्कोहलिक। हाइड्रो मींस वाटर, अल्कोहल मींस ये आपका अल्कोहल वाला पोर्शन है, माइट बी ए इथेनॉल। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम सबसे पहले हम आप सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन को लेकर के कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती है। कि जब कभी भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो बच्चों, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं सॉल्यूशन को समझना स्टार्ट करूं तो मुझे सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक जो होता है लिक्विड फेज होता है और एक जो है वो सॉलिड है। इसको सिंपली लिक्विड सॉलिड कहने से अच्छा होगा अगर हम इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में समझें। तो यहां पर हमारे को दो चीज देखने को मिलने वाली है। एक जो फर्स्ट है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होगी, फर्स्ट चीज जो है वो है सॉल्यूट, और सेकंड चीज जो हमारे पास है वो क्या है, सॉल्वेंट। तो हमारे पास दो चीज है, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो हमेशा याद रखना अगर मैं किसी सॉल्यूशन के लिए बात करता हूं बेटा, तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर ऐड किया जाने वाला सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, सॉल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे कैसे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास शुगर है, आपने उसको पानी में डाला वो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको चॉक का पाउडर दे दूं वो डिजोल्व नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ कैसा बिहेवियर करेगा, बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहां पर एक एग्जांपल समझो कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि एक जो हमारे पास सॉल्वेंट है, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको, कि हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने
थोड़ी क्वांटिटी में सॉल्वेंट लिया हुआ है, वी हैव अ बीकर, और इस बीकर में हमने क्या भर दिया है, वी हैव टू फिल सॉल्वेंट। तो हमने इस बीकर के अंदर ये सॉल्वेंट भर दिया। ओके, नाउ दिस बीकर इज फिल्ड विद दैट सॉल्वेंट। अब मुझे पता है कि ये जो सॉल्वेंट है, एग्जांपल के लिए समझो, सपोज मान लो ये जो सॉल्वेंट है इसकी कैपेसिटी है 100 सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। यहाँ पर जो आपने सॉल्वेंट लिया है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। अब अगर मैं इसमें सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट करूं तो दो कंडीशन है, या तो मैं यहाँ पर जब मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 100 से कम सॉल्यूट भी ऐड कर सकता हूं और 100 से ज्यादा सॉल्यूट भी ऐड कर सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन में मैंने क्या किया है, मान लेते हैं मैंने 50 सॉल्यूट ऐड किए। पहली कंडीशन में मैंने यहाँ पर 50 सॉल्यूट ऐड किए, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें मैंने यहाँ पर 100 सॉल्यूट ऐड कर। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जहां पर मैंने 50 ऐड किए हैं, इसकी कैपेसिटी 100 है, तो इसकी कैपेसिटी से कम ऐड किए हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अभी भी उसमें घोलने की कैपेसिटी है। समझने के सेंस में समझो कि मान लो आप पानी है उसमें शक्कर ऐड कर रहे हो, आपने 1 टीस्पूनफुल ऐड किया, बड़े आसानी से घुल गया। 2 स्पून ऐड किया, वो भी घुल गया। तीसरा जब ऐड किया तो आपने देखा वो नीचे सेटल होने लगा, अब वो नहीं घुल रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब जितनी कैपेसिटी होगी उतना तो वो डिसॉल्व होगा, उसके बाद फर्दर वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर 50 हमने उसमें ऐड किया है तो 50 इज योर 100 के रिस्पेक्ट में 50 क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर आपने 100 ही ऐड कर दिया है तो आपका जो सॉल्यूशन कहलाएगा ये कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरली मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन के अंदर जो भी कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे सॉल्यूट की वजह से। तो अगर मैं सॉल्यूट को कम ऐड कर रहा हूं और वो पूरी तरीके से कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड। जितनी कैपेसिटी है उतना डिसॉल्व हुआ है, वो है क्या, सच। कई बार हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें डिसॉल्व करते हैं। घर में जब तुम चाशनी बनाते हो, ठीक है, तो आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर देते हो। तो कई बार क्या होता है कि हमने यहां पर सपोज ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दी, सपोज हमने ऐड कर दिए कितने, 120। तो अब ये 120 डिसॉल्व नहीं होंगे, इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें सॉल्यूशन को हीट देनी पड़ेगी। और अगर हीट की वजह से अगर ये डिसॉल्व हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute and their solubility, this solution can be divided into 3 parts: unsaturated, saturated and super saturated। unsaturated का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास स्कोप है कि अभी भी आप उसमें सॉल्यूट और ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब अब आप उसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड मतलब ऑलरेडी उसमें आपने एक्सेस सॉल्यूट ऐड किया है और ये जैसे ही कूल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, ये वापस से 100 तक तो ठीक है, जो 20 है वापस से वो सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किस में होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन बेटा हमेशा किस में होगा, सुपर सैचुरेटेड में। तो अगर कभी क्रिस्टलाइजेशन की कोई फिनोमिना हुई भी तो ऑर्डर कैसा होगा, सबसे ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन किसमें होगा, सुपर सैचुरेशन में। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में वैसे तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हाईली होगा सुपर सैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ध्यान रख सकते हो। तो पहला पॉइंट जो हमने समझा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर आप कोई भी सॉल्यूट इसमें ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर आता हूं बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना,
जो भी कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, सॉल्यूट की वजह से। तो जब भी मुझे सॉल्यूशन की स्टडी करनी होती है तो मेरा पूरा फोकस जो होता है वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, किस पे होता है, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे। और सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ solute particle in solution can be done by which kind of property, by colligative property। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की स्टडी करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है पॉइंट? ओके। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा जो होता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ जो है वो होता है हमारे पास वेपर प्रेशर। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी है बेटा। जब कभी भी आपको सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दिस फोर आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको इन चारों प्रॉपर्टी का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज समवॉट रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, लेकिन क्योंकि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो हमको कुछ पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद सॉल्यूशन जो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब इसका मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि बेटा क्या मतलब होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। सपोज मान लो ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर अभी सिर्फ हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू फिल सॉल्वेंट। और अगर अभी सिर्फ सॉल्वेंट है और मैंने इसको हीट किया तो ये 100 डिग्री पे ये बॉईल हो रहा है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर कुछ सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया। हमने कुछ सॉलिड को इसमें क्या किया, डिसॉल्व। ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए। जैसे पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो पानी के अंदर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डिसॉल्व का मतलब ही यही है कि वो प्रेजेंट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब आप इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, जब चाशनी बनाते हैं तो वापस से अगर आप पानी इवेपोरेट कर देंगे तो ड्राई फॉर्म मिल जाएगा। इट मीन्स कि वहां पर सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है, अब मैं हीट करूंगा तो अब पहले सिर्फ लिक्विड हीट उतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, अब यहाँ पे सॉलिड भी है। मतलब अब ये जो सिस्टम बन गया है, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, अब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही वेपर बनाने के लिए, बॉईल होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही फ्रीज होते समय अगर ये 0 पे हो रहा था तो अब ये और माइनस में होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही वेपर प्रेशर भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि बढ़ रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझे यहाँ पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए तुमको एक पहले एक छोटी सी फिनोमिना समझनी होगी। दिस इज ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द सॉल्यूट। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले एक फिनोमिना समझो आप, ऑस्मोसिस की। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको उससे डाउट हो सकता है। तो एक फिनोमिना समझाता हूं पहले मैं,
ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने से पहले फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, फिर हम इसको समझेंगे। तो ऑस्मोसिस की फिनोमिना की बात कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस की फिनोमिना के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर हमने एक बना दिया कि इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है। तो सिंपली हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं पहले तो ऑस्मोसिस में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर हमने लिख लिया सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट है, अभी मैंने क्या लिखा, एक तरफ सॉल्वेंट का लेवल मैंने लिख दिया हाई, दूसरी तरफ मैंने सॉल्वेंट का लेवल लिख दिया है दैट इज लो। अब एक चीज अंडरस्टूड मान के चलना बेटा, जब अगर आप सॉल्वेंट को हाई मान रहे हो, जहां कहीं पर भी अगर आप सॉल्वेंट को हाई मान रहे हो, तो आपको जो सॉल्यूट है उसको लो कंसीडर करके चलना है। और जहां पर सॉल्वेंट को आप लो कंसीडर करके चल रहे हो, वहां पर सॉल्यूट को आपको हाई कंसीडर करके चलना, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, उसको हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट। और जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होता है, मैंने कहा ना ये पूरी प्रॉपर्टी सॉल्यूट की, तो जो भी बात करोगे आप सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में करना। तो सॉल्यूट आपका कम है तो डाइल्यूट बोलोगे, सॉल्यूट अगर आपका ज्यादा है तो आप बोल दोगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? जहां पर डाइल्यूट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपोटोनिक। अभी ये समझाऊंगा अभी मैं, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमेशा याद रखना, जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। मूवमेंट किसका होगा? सॉल्वेंट का। वो भी कैसा होगा? हाई से लो सॉल्वेंट। जहां पर सॉल्वेंट का लेवल हाई है वहां से लो की तरफ होगा। लेकिन इसी स्टेटमेंट को कई तरीके से लिखा जाता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर लेवल ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर लेवल ऑफ सॉल्वेंट, या ऐसा भी लिख दूं तो बिल्कुल सही होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेट सॉल्यूशन, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, लेकिन बस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन से सॉलिड नहीं जा सकता, केवल लिक्विड जा सकता है। तो ऑस्मोसिस की आपको ये चार तरीके से वो डेफिनेशन पूछ सकता है। अब एक चीज समझना बेटा, ठीक है, यहां पर सॉल्वेंट का प्रेशर हाई है, यहां पर सॉल्वेंट का प्रेशर लो है, यहां पर सॉल्यूट का प्रेशर लो है, यहां पे सॉल्यूट का प्रेशर हाई है। क्योंकि मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जो भी बात आप करोगे आपको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यहां पर हमने क्या देखा, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यहां पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ये दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो हाइपरटोनिक वाला जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हायर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लोअर होगा, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा। ध्यान से समझना, मूवमेंट लिक्विड का हो रहा है क्योंकि
आप लिक्विड के प्रेशर में देखोगे, यहाँ लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जा रहा है, लिक्विड का मूवमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात करूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम है, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट। जितना आप सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। वांट ऑफ इक्वेशन भी होती है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ रहा है। पॉइंट क्लियर है? चलो, अब मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्यों बढ़ाया, क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि अगर आप किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो वहां पर ये मूवमेंट की फिनोमिना है कि हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान समझना बच्चों कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। अब मान लेते हैं आपने एक प्रिपरेशन बनाया, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनाई और उस प्रिपरेशन को इंजेक्ट किया, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए समझो, यहां पर मान लो मैंने एक कोई सिस्टम ले लिया है, ठीक है, ये मैंने एक एक कोई सिस्टम ले लिया है और इसके अंदर यहां पर ये आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल सेम कंडीशन में बनाता हूं दो, ताकि हम इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाए। यहां पर भी हम ये हमने यहाँ पर भी एक ये लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर मुझे किसी चीज को हाइपर या हाइपो कहना है तो हम कंपैरेटिवली बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं पहले तो यहाँ पर समझाने के लिए कि ये हमारे पास आरबीसी है और ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इस आरबीसी का है, ठीक है ना, अगर उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि बराबर है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है ना। अगर दो चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, मैं एक और यहाँ पर बना देता हूँ तीसरा, ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक जगह ये जो सॉल्यूशन है ये आरबीसी के कंपेयर में हाइपरटोनिक है, आरबीसी के कंपेयर में हाइपरटोनिक है। ये वाला जो है आरबीसी के कंपेयर में हाइपोटोनिक है और यहां पर ये वाला जो है ये आरबीसी के कंपेयर में आइसोटोनिक है, ठीक है। तो हमारे पास तीन हो गए, एक सॉल्यूशन ऐसा है जो हाइपरटोनिक टू आरबीसी है, एक हाइपोटोनिक है, एक आइसोटोनिक है, ठीक है। समझना इस बात को ध्यान से। हाइपरटोनिक मतलब बेटा यहाँ पर अगर मान लो ये आरबीसी है, इसके अंदर अभी एग्जांपल के लिए समझो, इसके अंदर अगर मान लेते हैं हम 10 सॉलिड पार्टिकल है और अगर यहां पर ये वाला जो सिस्टम है अगर इसके पास 20 है, ठीक है, तो हमें तो सॉलिड देखना है। तो मैंने क्या देखा, इसके पास सॉलिड ज्यादा है तो ये जो मीडियम है, ये जो सिस्टम है, ये हाइपरटोनिक होगा। अगर मैंने देखा यहाँ पर 10 है और इसके पास सपोज कर लो इसके पास यहाँ पर इस आरबीसी के अंदर, एग्जाम्पल के लिए ले लो, आरबीसी के अंदर 10 पार्टिकल है और ये जो सिस्टम है इसके अंदर 5 पार्टिकल है, ठीक है। तो ये सिस्टम आरबीसी के कंपेयर में हाइपोटोनिक हो गया। यहां पर हमने क्या बोला कि आरबीसी के पास भी 10 है और ये जो सिस्टम है इसके पास भी 10 है, तो दोनों के पास अगर सेम सेम है तो इसको बोलोगे आप आइसोटोनिक, ठीक है।
तो आपको ये पता है लिक्विड का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होगा, ठीक है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ लिक्विड। और तुम्हें पता है लिक्विड का मूवमेंट जो है वो कैसा हो रहा है, लिक्विड का मूवमेंट हाइपो से हमेशा हाइपर की तरफ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हाइपो किसको बोलोगे, जहां पर सॉलिड कम दिख रहा है उसको हाइपो बोलोगे, जहां पर सॉलिड कम है, भाई इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, तो ये जो हाइपो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के बारे में लिखा है, तो यहाँ पर ये हाइपो है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं कि इन दोनों में सॉलिड किसके पास कम है, तो यहाँ पर जल्दी बताओ किसके पास कम है, तो यहाँ पर आरबीसी के पास कम है। अगर यहाँ पर आरबीसी के पास कम है, ठीक है, तो ये आरबीसी इसके कंपेरेटिवली, ये आरबीसी को मैं क्या बोलूंगा कि आरबीसी जो है वो कैसी है, हाइपोटोनिक है, मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है। आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा ना आपको सॉलिड के रिस्पेक्ट में कहते हैं, मूवमेंट भले लिक्विड का हो रहा है। अब आपको पता है हाइपो से हाइपर मूवमेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लिख रहा हूँ बेटा, ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। लिक्विड के रिस्पेक्ट में तो तुमको पता है कि जो डाइल्यूट होता है वहां लिक्विड ज्यादा होता है, और ऑस्मोसिस में आपको लिक्विड का ही मूवमेंट कराना है। तो अब यहाँ पे समझो, आपको क्या कराना है, कम सॉलिड से ज्यादा सॉलिड की तरफ लिक्विड मूव करता है। तो आपने क्या देखा, आरबीसी में सॉलिड कम है, बाहर ज्यादा है, तो इसका लिक्विड बाहर निकल जाएगा, और इसका लिक्विड जैसे ही बाहर निकलेगा, कंडीशन क्या होगी कि जो आपका आरबीसी है वो पूरा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। आपका आरबीसी क्या हुआ, श्रिंक हो गया। तो रिजल्ट में क्या देखने को मिला, आरबीसी श्रिंक हुआ, ठीक है, आरबीसी क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब यहां पर भी देखो, आपको पहले ही पता है कि जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, कम सॉलिड से ज्यादा सॉलिड, तो कम सॉलिड अब की बार कहां पर है, यहां पर है, ज्यादा सॉलिड कहां पर है, यहां पर है। तो अब आप क्या देखोगे, कम से ज्यादा मतलब अब की बार जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वो इस तरीके से इस सॉल्यूशन में से इंटर करेगा, और सॉल्यूशन में जब लिक्विड इंटर करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो आप ये आरबीसी देख रहे हो, ये आरबीसी क्या हो जाएगी, ये स्वेल हो जाएगी। तो यहां पर आरबीसी स्वेल होगी, इवन रप्चर भी हो सकती है, फट भी सकती है ये। तो यहाँ पर ये आरबीसी क्या हो गई, स्वेल हो गई। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनाई हुई है कंडीशन, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी हुई है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इसमें नेट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो यहाँ पर अगर आप आरबीसी की बात करोगे, तो यहाँ पर जो आरबीसी है इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, नो चेंज इन आरबीसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका भी है। तो ऐसा कहा जाता है बेटा कि अगर आप कोई इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बना रहे हो और अगर वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं है तो क्या होगा। तो अगर आपकी जो प्रिपरेशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आपका जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगा। और यदि जो आपके पास जो प्रिपरेशन है, ठीक है ना, अगर प्रिपरेशन हाइपोटोनिक है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, लो है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ठीक है, प्रिपरेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि लो है तो आरबीसी स्वेल हो जाएगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आरबीसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात की कि अगर आप आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। हाइपरटोनिक में अगर आप डालोगे मतलब हाइपर मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आरबीसी को हाइपो में डालोगे, लो ऑस्मोटिक प्रेशर में डालोगे तो स्वेल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपके जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर ब्लड है, जैसे 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये आपके ब्लड के साथ आइसोटोनिक है,
जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड का है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज का है, आपके प्रिपरेशन का है। तो यहाँ पर आइसोटोनिक कंडीशन बनेगी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन बनेगी, तभी आपकी जो आरबीसी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा या ब्लड सेल में चेंज नहीं होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब कभी आप कोई प्रिपरेशन बना रहे होते हो और खास तौर पे अगर वो इंटरनल पर्पस में, इंजेक्टेबल पर्पस में है, आप इन्फ्यूजन दे रहे हो, जैसे आप सुना होगा ना डीएनएस का डेक्सट्रोज का नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन आता है, ठीक है। आप जब कभी भी किसी को इन्फ्यूजन्स लगाए जाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ब्लड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा तो उसका आपको सीवियर इफेक्ट बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। तो आज हमने सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल समझे। दिस बेसिक फंडामेंटल इज रिलेटेड विद व्हाट, ऑल दिस बेसिक फंडामेंटल, दिस फंडामेंटल इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर एक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा कि अगर आपने कोई सॉलिड ऐड कर दिया है और आप इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो पहले अगर 100 था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब अगर बॉइलिंग करनी है तो आपको हायर टेम्परेचर पे करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग करनी है, फ्रीज ड्राई करना है तो आपको उसके फ्रीजिंग पॉइंट से और नीचे आना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाओगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट ऑफ कौन कौन से ऑस्मोटिक प्रेशर्स के सॉल्यूशंस हैं विच आर आइसोटोनिक विद द ब्लड, और उनकी एप्लीकेशंस क्या, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन।